हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने साउंड चैप्टर में वर्किंग ऑफ ईयर कैसे साउंड को रिसीव करता है और कैसे परसीव करता है, इंटरप्रेट करता है ब्रेन, ये सब आपने जाना। अब कुछ टर्म्स हैं साउंड से रिलेटेड, वो हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है वाइब्रेशंस के बारे में, हमने आपको बताया ही है कि साउंड जब भी प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, और जो साउंड होती है, वाइब्रेशन जो होता है साउंड का, वो प्रोपोगेट करता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ अ मीडियम। तो ये जो वाइब्रेशंस होती हैं, हमने आपको बताया था वाइब्रेशंस क्या होती हैं। दे आर रिपीटेड बैक एंड फोर्थ पीरियड, फोर्थ मोशन, मतलब कि आगे पीछे जो मोशन होता रहता है किसी चीज़ का, अगर वो बार बार होता रहे तो उसे वाइब्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कैप आपको दिख रहा है, अगर हमने इसको इधर किया और फिर वापस इधर किया, मतलब इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, और ये तो एक बार हुआ। अगर हम ये बार बार करते रहे ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे डिस्प्लेस होता रहे, तो इसका मतलब ये एक वाइब्रेशन मोड पे है। ठीक है, इस वाइब्रेशन को हम ऑक्सीलेशन भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैप इस बीच पॉइंट के अबाउट, अगर इस डिस्टेंस का मिडिल लें जहाँ पे ये है, तो अगर इसके डिस्टेंस में बीच में मिडिल पॉइंट देखें, मान लेते हैं ओरिजिन ओ, तो ये इस पॉइंट के बीच सेंटर में वाइब्रेट कर रहा है, ये यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है या ऑक्सीलेट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन, ऑक्सीलेशन। तो यहाँ पे आपने एक नया टर्म जाना, दैट इज ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन सिंपली किसी भी चीज़ का बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अगेन एंड अगेन रिपीटेडली होता है, तो हम उसे वाइब्रेशन भी कहते हैं और ऑक्सीलेशन भी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है स्विंग। जो झूला आप लोग झूलते हो, जो सिंपली उसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है, ये प्लेट या बेंच टाइप की चीज़ होती है और ये रोप जिससे वो लटका होता है, स्विंग, ये स्विंग है। तो इसमें क्या होता है, इसका भी खेलने का तरीका क्या होता है, ये पीछे जाता है और आगे आता है, पीछे जाता है और आगे आता है। तो हम ये कह सकते हैं स्विंग इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल और वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीलेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीलेशन, यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्विंग ऑल्सो। ओके, और ये जो ऑक्सीलेशन है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम अब जानेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पेंडुलम। एक यहाँ पे नया टर्म आया आपके लिए, वो है पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम होता है एक सेटअप, दिस इज अ सेटअप जो शो करता है साउंड से रिलेटेड, वाइब्रेशन से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल फेनामेना या कुछ टर्म्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। पेंडुलम हम यूज़ करते हैं उसे स्टडी करने के लिए। पेंडुलम में जो सेटअप होता है वो कुछ ऐसा होता है कि पहले एक होता है स्टैंड, मेटल का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है। दूसरा होता है मेटल बॉल। तीसरा होता है स्ट्रिंग। दीज आर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ पेंडुलम। स्टैंड अभी हम आपको बताते हैं कैसा होता है। मेटल बॉल जो लोहे की बॉल होती है, सॉलिड बॉल होती है, सॉलिड मेटल बॉल होती है, जिसको हम बॉब भी कहते हैं, BOB, बॉब। स्ट्रिंग होता है उस बॉब को उस मेटल रॉड से या कहीं से बांधने के लिए। और ये कैसा सेटअप दिखता है अभी हम आपको दिखाते हैं। ये कह सकते हैं कि एक फ्रेम टाइप का है, ये एक मेटल का स्टैंड है, बीच में से स्ट्रिंग
यहाँ से स्ट्रिंग नॉट टाई करते हैं और नीचे इसको लटका देते हैं और यहाँ पे एक बॉल लटकी रहती है जो कि मेटल की बॉल होती है। दिस इज बॉब, दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज स्टैंड। तो जब अब हम इसमें देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम इसमें देख सकते हैं कि जब अगर ये बॉल नीचे रहेगा, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे बॉल को, तो ये इसी पोजीशन में जैसा अभी आपको दिख रहा है वो ऐसा रहेगा। इस पोजीशन में जब सेंटर में अगर होता है बॉब तो हम उसे कहते हैं सेंट्रल पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन में। तो इसका जो पोजीशन है यहाँ पे, तो ये है अभी सेंट्रल पोजीशन में। जब हम इस बॉल को इस तरफ या इस तरफ पुल करते हैं और लीव करते हैं, इस बॉल को यहाँ पे लाए और छोड़ दिया या यहाँ पे लाए और छोड़ दिया, तो क्या होता है, ये वापस सेंटर पे आएगा और फिर ऐसे स्विंग करेगा। तो अगर हम इसको यहाँ लाते हैं तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी। या फिर अगर हम इसको यहाँ पे लाते हैं तो उसकी पोजीशन ये हो जाएगी। तो मतलब अगर हम सेंटर से इसको इधर करते हैं या इधर करते हैं, तो जब अगर हमने यहाँ पे किया छोड़ा तो पहले तो बॉब यहाँ आएगा और फिर यहाँ चला जाएगा और फिर यहाँ से आएगा सेंटर पोजीशन पे, फिर यहाँ तक चला जाएगा, जब तक वो धीरे 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 ऑक्सीलेट करते हुए एकदम सेंटर पोजीशन में नहीं आ जाता। पहले तो ऐसे लेके जाएंगे, फिर वो ऐसे स्विंग करेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर स्विंग करेगा, फिर आएगा बैक एंड फोर्थ, वही मूवमेंट जिसे हम ऑक्सीलेशन कहते हैं। इस मूवमेंट को ऑक्सीलेशन कहते हैं और ये धीरे धीरे स्लो हो करके फिर रुक जाएगा। ठीक है, तो जब ये इस तरफ मूव ऑन करा या इस तरफ मूव ऑन करा तो इसे हम इस पोजीशन को हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, इसको भी हम एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। तो ये कुछ बेसिक स्टेट्स थी इस बॉब की जब हम इसे डिस्टर्ब करते हैं। अब हम चलते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, ये एक ऑक्सीलेशन हो रहा है तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीलेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीलेशन क्या क्या है? पहला होता है एम्पलीट्यूड। फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट अ मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द बॉब कैन वाइब्रेट और कैन बी डिस्प्लेस्ड। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? ये बॉब को अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो एक मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ना, तभी तो हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन कह रहे हैं। एक मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक बॉब वाइब्रेट करता है। अगर हम इसको यहाँ पे पुल करके लाए या यहाँ तक लाए तो ये वाइब्रेट करेगा। हर बॉब का मैक्सिमम डिस्टेंस एम्पलीट्यूड जिसे कहते हैं वो अलग अलग होता है। छोटे बॉब हों, बड़े बॉब हों, स्ट्रिंग का साइज़ बॉब का वेट इस पेंडुलम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो भी पेंडुलम का सेटअप होगा उसके स्ट्रिंग साइज और वेट ऑफ द बॉब पे डिपेंड करेगा और इसीलिए हर पेंडुलम का एम्पलीट्यूड अलग होता है। एम्पलीट्यूड इज जस्ट द डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस, it is maximum distance to which the bob of pendulum goes from its central position। सेंट्रल पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, तो ये जो पोर्शन है, ये जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड।
अब हम चलते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ये तो पहला था आपका, दूसरा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है? टाइम पीरियड इज सिंपली द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। यहाँ से समझते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। अगर हमने इस बॉब को यहाँ पे किया रखा और छोड़ा तो ये एक बार सेंट्रल में जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर ये वापस आएगा। तो एक बार आने में जितना टाइम लगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन या टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ पेंडुलम। और ये भी पेंडुलम टू पेंडुलम डिफर करता है। एक बार यहाँ से छोड़ा तो ये यहाँ गया और फिर ये वापस आया, तो जितना टाइम वापस आने में उसे ओरिजिनल पोजीशन में लगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन। तो हम इसे कह सकते हैं इट इज़ द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट to complete one vibration या one oscillation भी कह सकते हैं उसके, या one oscillation. It is the time period to taken by a vibrating object to complete one oscillation या vibration. ये एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट था, पेंडुलम में बॉब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट था। जितना टाइम इसको वापस इसी पोजीशन में आने में लगा उस टाइम पीरियड को हम पेंडुलम का टाइम पीरियड मानते हैं। और ये हर पेंडुलम के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन पेंडुलम, या कह सकते हैं इट डिफर्स ऑन पेंडुलम टू पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम ले रहे हैं, क्या लेंथ है उसका, स्ट्रिंग का, या क्या वेट है बॉब का, उस पर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस पे। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन? ये थर्ड टर्म है आपका, कैरेक्टरिस्टिक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? It is simply the number of vibrations in 1 second. It is the number of vibrations in 1 second. Always remember in 1 second. कभी कभी लोग 1 मिनट लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है। हमेशा इसे 1 सेकेंड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ये अगर बॉब है, यहाँ पे एक बॉब लटका हुआ है, ये एक्स्ट्रा एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर हमने इसको यहाँ पे लाए और छोड़ दिया, इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो ये यहाँ जाएगा वापस और फिर से वापस आएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी बार ये वापस आ सकता है। अगर एक बार आता है तो ठीक है, अगर एक बार नहीं आ पाया तो कितने से नहीं आ पाया, कितने लैग पे आया, वो अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे होता है। वैसे 1 सेकेंड इसका मिनिमम होता है। तो 1 सेकेंड में कितनी बार ये वाइब्रेट कर गया, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको यहाँ पे लाए और स्टॉप वॉच चला दिया और ये जल्दी से गया, जल्दी से आया, या कितना भी टाइम ले रहा हो, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम या फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। और इसको हम मेज़र करते हैं हर्ट्ज़ में, Hz। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़, HERTZ, हर्ट्ज़। वन हर्ट्ज़ क्या होता है? वन हर्ट्ज़ हम कब कहते हैं? व्हेन an object makes one vibration in 1 second. When object makes one vibration या oscillation in 1 second, then it is known as 1 hertz.
इसमें कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं, रिलेशन होता है, एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशनशिप होता है, वो क्या होता है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब टाइम पीरियड को आप लिख सकते हो इक्वल्स टू 1/f। 1/f टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम एक क्वेश्चन लें, इसी पर एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। अगर बोला है अ पेंडुलम मेक्स 15 ऑक्सीलेशंस इन 5 सेकेंड, इट इज गिवन पेंडुलम क्या कर रहा है, 5 सेकेंड में 15 ऑक्सीलेशंस कर रहा है, ऑक्सीलेशंस। तो बतानी है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी जाननी है, तो हम 1 सेकेंड का जानना चाहेंगे, क्योंकि 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेट करता है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे 5 सेकेंड का दिया है, तो हम 1 सेकेंड का निकाल लेते हैं। तो 1 सेकेंड का कितना हो जाएगा, 15/5। इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 = 15, तो आ जाएगा 3 ऑक्सीलेशंस। ओके, तो 1 सेकेंड में 3 ऑक्सीलेशन हुआ, 1 सेकेंड में हुआ, इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम इज 3 oscillations in 1 second. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर लिखा है फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विच इज वाइब्रेटिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी है 10 हर्ट्ज और टाइम पीरियड पूछा है। तो आपको हमने बताया था अभी, टाइम इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टाइम कितना दिया हुआ है, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 10 हर्ट्ज, तो 1/10 कर देंगे, तो टाइम कितना आ जाएगा, 0.1। और हम यहाँ पे हमेशा सेकेंड में लेते हैं, तो 0.1 सेकेंड। दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन। ओके, you have learned about amplitude, time period and frequency. Okay, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं इस पे इसी फॉर्मूले पे आते हैं, ऑक्सीलेशंस निकालना होता है या फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, और बाकी नाउ आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू एवरीवन.